हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का अमेंडमेंट्स के इस सफर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मई 22 अटेम्प्ट जो है भैया जी, मई 22 अटेम्प्ट वो आने वाला है। और मुझे पता है कि आप सभी पूरी शिद्दत के साथ अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और उसी में आपका साथ देने मैं आपको अमेंडमेंट्स इस लेक्चर में कवर करवाने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाफ ईयरली अमेंडमेंट्स, 6 मंथ्स के अमेंडमेंट्स हर अटेम्प्ट में कवर होकर चलते हैं। जब मई अटेम्प्ट होता है तो लास्ट ईयर 1 मई से 31 अक्टूबर तक के अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं। यानी कि मई 22 के लिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 1 मई 21 से 31 अक्टूबर 21 तक के अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे। और मैं आपको लिटरली बताना चाहता हूं कि इस बार अमेंडमेंट्स बहुत थोड़े से हैं। इतने थोड़े से हैं कि मैं अमेंडमेंट्स पढ़ाने से पहले आपको अमेंडमेंट्स याद करवाने वाला हूं। क्या बात करो सर, अमेंडमेंट्स पढ़ाने से पहले आप अमेंडमेंट्स याद करवा दोगे? जी हां, मैं आपको पढ़ाने से पहले याद करवा दूंगा। और देखेंगे साहब, इंडेक्स में आएंगे, चैप्टर 8, चैप्टर 9, 13A, 13C और चैप्टर 15, बस इतने से चैप्टर में आपके अमेंडमेंट्स हैं और वो भी छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स हैं। तो देखो साहब, याद करने का सिलसिला शुरू करते हैं। एग्जम्पशंस चैप्टर में कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं, पहले मुझे आप सभी सुनेंगे और जब मैं सेकंड टाइम रिपीट करूंगा तो आप सभी मेरे साथ रिपीट भी करेंगे। एग्जम्पशन चैप्टर में एक नई एग्जम्पशन एंट्री इंट्रोड्यूस करी है और एक एग्जिस्टिंग एग्जम्पशन एंट्री को विड्रॉ कर लिया है और एक एग्जिस्टिंग एग्जम्पशन एंट्री में छोटा सा अमेंडमेंट करा है। क्या बोला मैंने? एक नई एंट्री आई है, एक एग्जिस्टिंग एंट्री चली गई और एक एग्जिस्टिंग एंट्री में छोटा सा चेंज करा है। फिर आती है बात रजिस्ट्रेशन चैप्टर की। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कुछ भी नहीं है साहब, कमिश्नर को टाइम लिमिट बढ़ाने की पावर दे दी। क्या बोला मैंने? रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कमिश्नर को टाइम लिमिट बढ़ाने की पावर दे दी। कौन सी टाइम लिमिट, कौन सा कमिश्नर, देखेंगे। टैक्स इनवॉइस, ई इनवॉइसिंग हमने पढ़ा था। ई इनवॉइसिंग के अंदर ई इनवॉइस किस पर एप्लीकेबल नहीं होता, स्पेसिफाइड पर्संस की एक लिस्ट हमने देखी थी, डायग्राम बना के दिया था आपको। उसी के अंदर एक एडिशनल आइटम इंट्रोड्यूस कर दिया है, एक और ऐसा इंसान इंट्रोड्यूस कर दिया है जिस पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल, जो ई इनवॉइस के प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके बाद में आता है आपके पास में ई वे बिल। क्या आता है? ई वे बिल। तो ई वे बिल के अंदर भाई साहब याद करिए, हमने आपको बताया था कि जो इंसान कांड करता है, कांडकारी व्यक्ति जो नियम कानूनों का पालन नहीं करता, 4 कंडीशंस थी, चारों कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आप ई वे बिल नहीं बना सकते, आपके जीएसटिन नंबर से ई वे बिल जनरेट नहीं हो सकता। रूल 138 कैपिटल ई मैंने आपको बताया था, उसके अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट और लेकर आए हैं। उसके बाद लास्ट है रिटर्न्स। रिटर्न्स में थोड़े से अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन हालांकि आसान अमेंडमेंट्स हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में, कुछ ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। तो रिटर्न चैप्टर में क्या करना साहब, जो लेट फीस आपकी लगती थी सेक्शन 47 के अंदर, याद करो मैंने आपको बताया था सेक्शन 46 के अंदर रिटर्न डिफॉल्टर्स जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करा उनको क्या दे देते हैं? नोटिस दे देते हैं। फिर उस नोटिस के रेस्पेक्ट में 15 डेज के अंदर रिटर्न फाइल करना होता है। लेकिन क्योंकि आप रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो तो लेट फीस तो लगेगी ना भैया, लेट फीस तो लगेगी। तो सेक्शन 47 याद करो, मैंने आपको बताया था, जहां पर लेट फीस एक्ट के हिसाब से कितनी है और प्रैक्टिकली कितनी लगती है, दोनों मैंने आपको बताया था। हालांकि आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए एक्ट वाली लेट फीस ही आपको याद रखनी है। उसके अंदर इन्होंने रैशनलाइजेशन कर दिया, यानी कि थोड़ी सी सहूलियत दे दी। वो रैशनलाइजेशन क्या है और रैशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है वो भी हम देखकर चलेंगे। उसके अलावा रिटर्न चैप्टर के अंदर याद करिए साहब, एनुअल रिटर्न जो था हमारे पास में सेक्शन 44 के अंदर, उसके अंदर भी एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है, वो भी हम देखकर चलेंगे। तो फटाफट से वापस से रिवाइज करते हैं कि आखिर एग्जामिशन कौन कौन से हैं। तो देखो साहब, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। एग्जामिशन चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो एग्जामिशन चैप्टर में मैंने क्या बोला कि एक नई एग्जामिशन एंट्री आई है, एक चली गई और एक एग्जिस्टिंग के अंदर क्या करा है? चेंज करा है। फिर है रजिस्ट्रेशन चैप्टर। तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर मैंने क्या बताया आपको कि कमिश्नर अंकल को टाइम लिमिट एक्सटेंड करने की पावर दे दी। कौन सी टाइम लिमिट एक्सटेंड करने की और कौन से कमिश्नर को दी, हम देखकर चलेंगे। टैक्स इनवॉइस के अंदर, ई इनवॉइसिंग के अंदर जो स्पेसिफाइड पर्सन हुआ करते थे जिन पर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते थे, उन पर अब एक आदमी और इंसर्ट करा दिया, मतलब कि उन्हीं लिस्ट में, उसी लिस्ट में एक एडिशनल एंट्री डाल दी। दैट इज नथिंग बट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। देख लेंगे साहब। ई वे बिल के अंदर वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, 138 कैपिटल ई रूल, 138 कैपिटल ई जो था, जो शायद मेरे चैप्टर के अंदर लास्ट रूल था,
उसके अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट है, और फाइनली फिर आपके पास में रिटर्न चैप्टर है। रिटर्न चैप्टर में कितने अमेंडमेंट है? 2 अमेंडमेंट है। मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे, रिटर्न चैप्टर के अंदर 2 अमेंडमेंट है। रिटर्न चैप्टर का पहला अमेंडमेंट बात करता है रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस, यानी जो लेट फीस लगती थी लेट रिटर्न फाइल करने पर, उसमें थोड़ी सी सहूलियत दे दी है। और दूसरा सेक्शन 44 यानी कि एनुअल रिटर्न के अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है। तो शुरू करते हैं फटाफट से हम, किससे? एग्जामिशन चैप्टर से। आपके बेनिफिट के लिए और बाकी स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए मैंने एग्जामिशन चैप्टर यहां पर पूरा का पूरा दे दिया। जी हां दोस्तों, अपनी बुक का पूरा एग्जामिशन चैप्टर मैंने यहां पर आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो इसके अंदर ऑलरेडी अमेंडमेंट मैंने अलग से शो कर दिए हैं। तो देखिए, मैं आपके साथ साथ धीरे धीरे ड्रैग डाउन कर रहा हूं, पेजेस चेंज कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली आपको रेड बॉक्स के अंदर जो अमेंडमेंट है वो यहां पर दिखाई दे जाएगा। ये सब अमेंडमेंट क्या है, ये देखिए साहब, पहला अमेंडमेंट आप सभी के सामने आ चुका है। मैंने यहां पर एक रेड कलर से बॉक्स बना रखा है, यानी कि ये आपके पास में अमेंडेड एंट्री है, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर डाल दिया। तो आपको पूरे चैप्टर में ये रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होगी कि आखिर अमेंडमेंट कहां पर है, तो मैंने रेड बॉक्सेस में डाल दिया। तो एग्जामिशन का चैप्टर पूरा दे रखा है, और उसमें रेड बॉक्सेस के अंदर अमेंडमेंट्स भी आपको हाईलाइट करके दे रखे हैं। एंट्री नंबर 72, ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत जो भी सर्विसेज आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को देते थे, जहां पर टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सच सर्विस इज बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, सर्विस एग्जेम्प्ट कर दी जाती थी। वहीं एक छोटा सा अमेंडमेंट इन्होंने कर दिया। मैंने क्या बोला? एक एंट्री नहीं आई है, एक एंट्री यहां पर विड्रॉ कर ली गई है, और एक एंट्री में अमेंडमेंट है। तो जो एंट्री में अमेंडमेंट है वो है एंट्री नंबर 72। सभी जने फटाफट मेरे साथ में रीड करके चलेंगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% or more of the total expenditure is borne by the central government, state government और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो अमेंडमेंट क्या आया साहब? पहले क्या हुआ करता था कि टोटल एक्सपेंडिचर जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी बॉर्न करके चलती थी तभी एग्जामिशन दी जाती थी। लेकिन अब अगर 75% या उससे ज्यादा यानी 75% और मोर एक्सपेंडिचर भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बॉर्न कर लेता है, तो भी आपको एग्जामिशन मिल जाएगी। इससे इंपैक्ट क्या आया? इससे इंपैक्ट ये आया साहब कि अब इस एंट्री का स्कोप वाइडर हो गया, इस एंट्री का स्कोप बढ़ गया। यानी पहले वही ट्रेनिंग्स, केवल वही ट्रेनिंग्स कवर हो पाती थी जिनका 100% एक्सपेंडिचर कौन बॉर्न करता था? सीजी, एसजी या फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? 100% एक्सपेंडिचर कौन बॉर्न करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। केवल तभी क्या मिल पाएगी? एग्जामिशन मिल पाएगी। लेकिन अब इस स्कोप को वाइड कर दिया। अब अगर 75% एक्सपेंडिचर भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बॉर्न कर लेता है, पूरा नहीं करना, सिर्फ 75% भी कर लोगे और 75% से ज्यादा करोगे तो वो तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूं फिक्स अगर 75% भी सीजी, एसजी या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां पर क्या कर लिया? बोलो बोलो बोलो, बॉर्न कर लिया, उठा लिया खर्चा, तो वो सर्विस भी यहां पर एग्जाम्प्ट हो जाएगी। यानी अब 100% वाली कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। तो सोचो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं और कहूं कि 85% एक्सपेंडिचर बॉर्न कर लिया स्टेट गवर्नमेंट ने, तो क्या वो सर्विस एग्जाम्प्ट है? द आंसर इज यस सर, है ना। 70% बॉर्न करा है स्टेट गवर्नमेंट ने या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, 70% एक्सपेंडिचर बॉर्न करा है, क्या सर्विस एग्जाम्प्ट हो जाएगी? द आंसर इज नो, सर्विस एग्जाम्प्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि 75% मिनिमम है। इतना तो बॉर्न करना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा करते हो वेल एंड गुड। पहले क्या था? 100%। तो पहले तो पूरा खर्चा ही सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को उठाना पड़ता था, तभी वो सर्विस एग्जाम्प्ट हो पाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उन्होंने लिमिट रिड्यूस कर दी, अब 75% कर दी। यानी कि मिनिमम 75% खर्चा भी अगर गवर्नमेंट उठा लेती है, पूरा 100% उठाने की जरूरत ही नहीं है, मिनिमम 75% भी उठा लेगी, एग्जामिशन मिल जाएगी। इतना सा अमेंडमेंट यहां पर था। ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। अब चलते हैं अगली एंट्री पर। आई होप आपको समझ में आ गई। वापस रिपीट कर देता हूं। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम। किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को सर्विसेज दी जाती हैं, जहां पर ये जो सर्विस दी जा रही है इसका 75%, कम से कम 75% खर्चा अगर बॉर्न कर लेता है, तो देखो 75% और मोर ऑफ दी टोटल एक्सपेंडिचर। यानी पहले क्या था? पहले पूरा टोटल एक्सपेंडिचर यानी 100% किसको बॉर्न करना पड़ता था? सीजी, एसजी को या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, तभी एग्जाम्प्ट हो पाता था। लेकिन अगर 75% भी कर लोगे अब अमेंडमेंट के बाद, तो भी वो सर्विस वहां पर आपके पास में एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। आगे चलें। हाँ जी सर, आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी एंट्री है जिसे इंट्रोड्यूस करा है या कौन सी एंट्री जिसे हटा दिया। आप सभी जने मेरे साथ साथ यहां पर ड्रैग
करेंगे और देखेंगे कि आखिर वो कौन सी एग्जामिशन एंट्री है जिसे हमारे पास से जिसे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो फाइनली एंट्री नंबर 61 कैपिटल ए। तो एंट्री नंबर 61 कैपिटल ए आ रही है नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज। बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी जानते हैं हाईवे और बाईपास से रात में जो बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रोलर निकलते हैं, जो पूरे इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह गुड्स की डिलीवरी करते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी याद कर लीजिए, जीटीए ट्रक्स को हायर करती है और फिर आगे सर्विस प्रोवाइड करती है। उन्हीं ट्रक्स को एक जगह से दूसरी जगह ऑल इंडिया घुमाने के लिए नेशनल परमिट लेना पड़ता है। उस नेशनल परमिट की फीस होती है और अब उस फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा, उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो देखो, देखेंगे क्या लिखा है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया और कॉन्टिजियस स्टेट्स। हाँ के ना? हाँ जी सर, छोटा सा अमेंडमेंट था बिल्कुल। ये बिल्कुल उस तरीके से था, आप समझ सकते हो कि एक वक्त आपको याद हो अगर तो अमेंडमेंट आया था आरटीआई को लेकर, कि आरटीआई की जो सर्विस है, राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए जो आप एप्लीकेशन लगाते हो 10 रुपीज जिसकी फीस है, उस पर जो जीएसटी लगता है वो जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया गया था अमेंडमेंट लाकर, अगर आपको याद हो तो बिल्कुल जैसे आरटीआई की सर्विस को एग्जेम्प्ट किया था उसी तरह से सेम टू सेम इन्होंने नेशनल परमिट की सर्विस को भी यहां पर एग्जेम्प्ट कर दिया। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, ये भी बात समझ में आ जाती है। छोटा सा अमेंडमेंट था, खत्म हो जाता है। आपको क्या याद रखना है? आपको बस इतना से याद रखना है कि नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्या है, गुड्स कैरेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज, मैंने आपको एग्जांपल भी अच्छा सा दे दिया कि रात में जो ट्रक आप देखते हो एक जगह से दूसरी जगह जाते हो बाईपास के थ्रू, हाईवेज के थ्रू, जो रात भर ट्रक चलते हैं, उन सब ट्रक्स को आपने नोटिस करा, ट्रक के ऊपर लिखा रहता है नेशनल परमिट। नेशनल परमिट, उसका यही मतलब होता है साहब। तो नेशनल परमिट की जो फीस होती है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उसे यहां पर एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। ये हमारे पास में, और ये रही साहब आपके पास में वो एंट्री जिसे विड्रॉ कर लिया गया। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, एक एंट्री में अमेंडमेंट है, एक एंट्री नहीं आई है, और एक एंट्री को क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। तो फर्स्टली हमने अमेंडमेंट देखा, जहां पर हमने देखा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 75% वाला खेल अगर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एग्जाम कर देंगे। पहले उसके लिए 100% होना पड़ता था, लेकिन अब 75% पर भी एग्जामेशन मिल जाएगी। सेकेंडली हमने क्या देखा कि अगर नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज दिया जा रहा है तो उससे रिलेटेड सर्विस भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और अब वो एंट्री आ गई साहब जिसे विड्रॉ कर लिया गया था। सर कौन सी एंट्री है? ये वही एंट्री है जो लीजिंग ऑफ एसेट्स बाय आईआरएफसी की बात करके चलती है। अगर आपको याद हो तो हम डिस्कस किया करते थे कि आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अगर इंडियन रेलवेज को लीज के ऊपर एसेट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि वैगन्स, कोचेज, लोकोस, तो वो जो लीजिंग की सर्विस है उस पर जीएसटी नहीं लगता साहब, क्योंकि उसे हमने एग्जेम्प्ट कर रखा था 12/2017 नोटिफिकेशन के अंदर। लेकिन अब उस एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर लिया है, यानी कि अब उस सर्विस के ऊपर जीएसटी लगकर चलेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फर्स्ट नंबर पे हमने देखा ट्रेनिंग प्रोग्राम वाली एग्जेम्पशन एंट्री, जहां पर अगर सर्विस दी जा रही है अंडर द ट्रेनिंग प्रोग्राम टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, तो 75% मिनिमम खर्चा भी अगर बॉन्ड किया जाता है, किसके द्वारा? सीजी, एसजीआई, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एग्जेम्पशन मिल जाएगी। सेकंड नंबर पे देखा नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज अगर दिया जा रहा है तो उस सर्विस पे भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और तीसरा हमने देखा कि अगर लीजिंग हो रही है किसकी? रेलवे एसेट्स, किसके द्वारा? आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, किसको? इंडियन रेलवेज को। तो जो एग्जेम्पशन हुआ करती थी वो अब छीन ली गई है, यानी कि फ्रॉम नाउ इस पे जीएसटी लगकर चलेगा। बस इतना सा था आपका एग्जेम्पशन चैप्टर के अमेंडमेंट्स। अब फटाफट से चलते हैं और देखते हैं अगला चैप्टर जिसमें हमको अमेंडमेंट्स मिलने वाले हैं, और वो है हमारे सामने कौन सा चैप्टर? सर रजिस्ट्रेशन चैप्टर। बोलो कौन सा चैप्टर? रजिस्ट्रेशन चैप्टर। तो फटाफट से आएंगे, रोल डाउन करेंगे और रजिस्ट्रेशन चैप्टर ओपन करके चलेंगे। तो ये रहा साहब आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन चैप्टर। देख सकते हैं मैंने आपको जो पापा चार्ट है, पापा चार्ट एग्जामिशन चैप्टर का, यानी पूरे एक चार्ट के अंदर सारी की सारी एग्जामिशन यहां पर कवर हो जाती है, वो भी इस पीडीएफ के अंदर दे दिया है। तो अगर आपको रिवाइज करना है तो इस चार्ट के थ्रू आप एग्जाम से 5 मिनट पहले बहुत अच्छे से इसे रिवाइज करके चल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सर क्या अमेंडमेंट आई है? रिवोकेशन ऑफ कैंसिलिएशन, सेक्शन 30 हुआ करता था अगर आपको याद हो, जिसके अंदर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलिएशन की एप्लीकेशन लगाई जाती थी। सर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलिएशन क्या था, फटाफट से बताएंगे? तो मैंने बताया था साहब कैंसिल कर देते हैं, कैंसिलेशन होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर उसे रीएक्टिवेट करवाना होता है, और रीएक्टिवेट करवाने के लिए रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगाई जाती है। उसी की बात यहां पर हो रही है। तो मैंने आपको देखो रिवाइज करने के लिए पूरा का पूरा फंडा वापस यहां पर दे दिया बुक का। मुझे बताइए जो टाइम पीरियड हुआ करता था वो कितना हुआ करता था? 30 डेज का टाइम पीरियड हुआ करता था। तो जो मैंने कहा था ना कि कमिश्नर को पावर दे दी है टाइम लिमिट को एक्सटेंड करने की, बस वही अमेंडमेंट आपके रिवोकेशन ऑफ
कैंसिलिएशन के लिए जो एप्लीकेशन लगाने की टाइम लिमिट है उसी के रेस्पेक्ट में हो रही है। तो मुझे बताएंगे नॉर्मल टाइम पीरियड कितना था, 30 डेज। भाई अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और मुझे उसे रीएक्टिवेट करवाने के लिए एप्लीकेशन लगानी है तो उसे हम बोलते थे रिवोकेशन की एप्लीकेशन, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन। कितने दिन में लगानी होती थी? सर्विस ऑफ द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर सर्व होने के 30 डेज के अंदर अंदर लगानी होती थी। सर्विस ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर आपको सर्विस हो गया है उसके बाद 30 दिन के अंदर लगानी होती थी। अभी जो 30 दिन का पीरियड है इसे एक्सटेंड किया जा सकता है किसके द्वारा? एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर के द्वारा। देखो किसके द्वारा? एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर के द्वारा इसे फर्दर 30 डेज, यानी देखो 30 डेज तो नॉर्मली आपको मिल ही रहे थे, अब आप एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन लेकर इसे फर्दर 30 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर फिर आपको जरूरत लगती है तो आप सीधा पहुंच सकते हैं किसके पास? कमिश्नर के पास, जो सबसे ऊपर होता है, और उससे फिर अगले 30 दिन का एक्सटेंशन और ले सकते हैं। यानी देखो नॉर्मल पीरियड मिलेगा, उसके बाद 30 डेज का आपको एक्सटेंशन मिलेगा थ्रू एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर, और उसके ऊपर यानी ये पीरियड खत्म होने के बाद भी आप कमिश्नर अंकल से एक्स्ट्रा 30 डेज ले सकते हैं। डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरह से। क्या लिखा है मैंने? एक्सटेंशन इन द पीरियड ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। नॉर्मल पीरियड जो लॉ मेकर्स ने दिया था 30 डेज का था, अब आप उसे एक्सटेंड करवा सकते हो एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन से। और फिर भी आपको लगता है कि टाइम पीरियड कम पड़ रहा है तो आप सफिशिएंट कॉज कमिश्नर को बताकर उसके ऊपर और 30 डेज की फर्दर एक्सटेंशन ले सकते हो, 30 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ प्रीवियस एक्सटेंशन। यहां तक की एक्सटेंशन के बाद 30 डेज का फर्दर एक्सटेंशन और कमिश्नर अंकल आपको दे सकते हैं। खत्म, बस इतना सा आपके पास में अमेंडमेंट था। किस चैप्टर से? रजिस्ट्रेशन चैप्टर से। बताओ कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पशन थी, फटाफट से बताएंगे। तीन कौन कौन सी एंट्री थी सर? पहली एंट्री थी ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में, जहां पर हमने देखा था कि पहले 100% एक्सपेंडिचर बॉर्न करना पड़ता था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को, तभी क्या मिल पाती थी? एग्जाम्पशन मिल पाती थी। लेकिन अब 75% और मोर यानी कि 75% भी बॉर्न कर लिया एक्सपेंडिचर, किसका? सर्विस का। कौन सी सर्विस? जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत दी जा रही है, तो भी एग्जाम्पशन मिल जाएगी। उसके बाद में दूसरा था साहब, जहां पर मैंने बोला कि नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज की सर्विस अगर है तो एग्जाम हो जाएगी। जैसे आरटीआई वाला एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था, अगर आपको याद हो थोड़ा टाइम पहले, जहां पर आरटीआई की जो सर्विस होती थी उसे एग्जाम किया था। बिल्कुल इसी तरह से नेशनल परमिट को एग्जाम कर दिया। और फर्दर हमने देखा कि कौन सी एंट्री विड्रॉ कर ली, जहां पर आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवेज को जो एसेट्स लीज पे देता था वो सर्विस अब यहां पर विड्रॉ कर ली गई है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन चैप्टर हमने देखा। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने क्या देखा कि जो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड टाइम पीरियड था उसे आप फर्दर 30 डेज बाय एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर, और उसके ऊपर और 30 डेज बाय द कमिश्नर एक्सटेंड करवा के चल सकते हो। दैट्स इट, दैट्स द गेम, वेरी वेरी सिंपल। टैक्स इनवॉइस, ई इनवॉइसिंग के अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है, फटाफट से आएंगे। रूल नंबर 48 सब रूल नंबर 4 आप नहीं भूल सकते हैं। रेगुलर क्लासेस के अंदर धाप धाप के डिस्कशन करवाया है साहब, बहुत प्रैक्टिकल डिस्कशन करा है। तो फटाफट से आएंगे। क्लासेस ऑफ पर्संस नोटिफाइड, जो क्लास ऑफ पर्संस नोटिफाई किए गए थे वो तो बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जो स्पेसिफाइड पर्संस हुआ करते थे जिन पर एप्लीकेबल नहीं होता था, उसके अंदर एक और नया नाम जोड़ दिया गया है, दैट इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी। यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को अब ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर ई इनवॉइस की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक मेमोरी टेक्निक भी मैंने आपको यहां पर दे दी है। तो मैंने बोला साहब डीपीएस एसआईजी, इसको आप बोल सकते हो डीपीएस सिग, एसआईजी मतलब सिग। तो सर मेमोरी टेक्निक कैसे है वो भी बता दीजिए फटाफट से। तो डी से आता है आपके पास में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी। पी से आता है आपके पास में, बोलो क्या? पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमैटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स। आप ऐसे याद रख सकते हो। पी से पर्सन, कौन से वाले पर्सन? पिक्चर दिखाने वाले पर्सन। तो पी से पिक्चर दिखाने वाले पर्सन। तो डी से क्या आ जाएगा? डी से डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, पी से पिक्चर दिखाने वाले पर्सन, एस से सर्विस देने वाले पर्सन। और यहां पर सिर्फ एक ही सर्विस कवर है, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, बोलो सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, गुड्स नहीं पैसेंजर। तो सर्विस कौन सी वाली? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाली सर्विस। तो डीपीएस कंप्लीट हो गया, यस। अब आएगा एसआईजी, एस से आ जाएगा आपके पास में एसईजेड, यूनिट, डेवलपर नहीं, यूनिट, सिर्फ यूनिट। डेवलपर पर तो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद आता है आई फॉर इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी। और लास्ट आता है जी फॉर जीटीए वाले अंकल जी। ये सारे वो लोग हैं जिन पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होता। हमने मेमोरी टेक्निक से भी यहां पर कवर करके देख लिया। आगे चले? हाँ जी सर आगे चलते हैं। सर बस, हाँ बस 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 बस, मैंने कहा ना बहुत कम अमेंडमेंट्स हैं, छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स हैं, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ई इनवॉइस यानी टैक्स इनवॉइस चैप्टर के अमेंडमेंट्स भी कवर हो जाते हैं। फटाफट से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसे कहते हैं हम क्यूमुलेटिव रिवीजन।
लर्निंग कर्व टेक्निक जो मैंने आपको समझा भी रखी है रेगुलर क्लासेस के अंदर। एक चैप्टर कंप्लीट करो, उसे रिवाइज करो, सेकंड चैप्टर कंप्लीट करो, फिर सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर को क्यूमुलेटिवली रिवाइज करो, थर्ड चैप्टर कंप्लीट करो, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड को रिवाइज करो, फोर्थ चैप्टर कंप्लीट करो। इस सीक्वेंस में चलोगे तो पीछे का भूलेंगे भी नहीं और बहुत मजबूत पकड़ हमारी बन जाएगी सिलेबस के ऊपर। ठीक है, हाँ जी सर। ई वे बिल की बात करते हैं। ई वे बिल, ई वे बिल, ई वे बिल क्या बोलता है? ई वे बिल रूल नंबर 138, द पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स वेयर द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट एक्सीड्स 50,000 रुपीज, ई वे बिल बनाना जरूरी है। रूल नंबर 138 कैपिटल ई, कांडकारी व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? जो कांड करता है, जो गड़बड़ करता है। चार गड़बड़ अगर आप करोगे तो आपका जीएसटी नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा साहब, आपका जीएसटी नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। उस जीएसटी नंबर से पार्ट ए ऑफ ईडब्ल्यूबी 01 आप नहीं बना पाओगे, पार्ट ए ऑफ ईडब्ल्यूबी 01 नहीं बना पाओगे, चाहे फिर वो कोई भी पार्टी हो, कंसाइनर हो, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर कुरियर एजेंसी, कोई भी आपका जीएसटी नंबर लेकर पार्ट ए नहीं बना सकता। ये ऐसा हुआ करता था। क्या बोला मैंने? ऐसा हुआ करता था। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती थी वो समझो साहब। इससे प्रॉब्लम क्या होती थी? प्रॉब्लम ये होती थी कि देखो, अगर मैंने माल बेचा तो ठीक, लेकिन अगर मैंने माल खरीदा तो भी मैं ई वे बिल नहीं बना सकता। इसको बोलते हैं आउटवर्ड और इसको बोलते हैं इनवर्ड। क्या बोला मैंने? एक होता है आउटवर्ड, मैंने माल बेचा, और एक होता है इनवर्ड, मैंने माल खरीदा। अब जब मैं माल खरीद रहा हूं तो मैंने आपको रूल 138 सब रूल नंबर 1 में क्या बताया था? आप सभी बताएंगे मुझे। रूल नंबर 138 सब रूल नंबर 1 में क्या पढ़कर चला था? द पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ई वे बिल कौन बनाता है? ई वे बिल बनाने की लायबिलिटी लॉ मेकर्स ने किसके ऊपर डाली है? द पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब मैंने कहा साहब कि मिस्टर ए कौन है? कांडकारी व्यक्ति, घपला करने वाला आदमी है ये, तो इसका जीएसटी ब्लॉक कर दो साहब। ठीक है, कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब ये ई वे बिल नहीं बना सकता, लेकिन अगर ये माल खरीद के ला रहा है और खुद ही क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कर रहा है, मूवमेंट कॉस्ट कर रहा है, तो इसके लिए तो इनवर्ड सप्लाई हुई ना, इसके लिए तो ये इनवर्ड सप्लाई हुई ना। तो क्या यहां पर भी ये ई वे बिल नहीं बना सकता? हाँ, नहीं बना सकता था अमेंडमेंट के पहले तक, लेकिन अब अमेंडमेंट लाकर इसे परमिशन दे दी गई है कि साहब इनवर्ड मूवमेंट के रिस्पेक्ट में ई वे बिल बन सकता है, आउटवर्ड मूवमेंट के रिस्पेक्ट में नहीं बनेगा। यानी कि गवर्नमेंट का इंटेंशन ब्लॉक करना है उसकी सेल्स पर, यानी कि जो माल उसने बेचा उसका जो आउटवर्ड मूवमेंट है, किसके रिस्पेक्ट में? इन द रिस्पेक्ट ऑफ द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, नो पर्सन कैन फिल द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ द ईडब्ल्यूबी 01। तो ईडब्ल्यूबी 01 हमारा ई वे बिल का फॉर्मेट होता है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। पार्ट ए में हम कंसाइनर, कंसाइनी की डिटेल डालते हैं, सप्लाई का टाइप डालते हैं, आउटवर्ड है कि इनवर्ड है। तो मैंने बताया इनवर्ड के रेस्पेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आउटवर्ड के रेस्पेक्ट में दिक्कत हो जाएगी। यानी कि अगर मैंने गड़बड़ करी है, मिस्टर ए ने अगर गड़बड़ करी है और इसकी अगर कोई आउटवर्ड सप्लाई हो रही है जिसका मूवमेंट ये खुद कॉज कर रहा है, तो क्या ये उसके रेस्पेक्ट में आउटवर्ड दिखाकर ई वे बिल बना सकता है? द आंसर इज नो। लेकिन क्या ये इनवर्ड के रेस्पेक्ट में ई वे बिल बना सकता है? द आंसर इज यस। वहां ई वे बिल बन सकता है, ये भी बना सकता है, इसका ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है, कोई दिक्कत की बात वहां पर नहीं है। आई होप आपको फंडा समझ में आया। पहले क्या था? पहले अमेंडमेंट से पहले देखो, अमेंडमेंट का मतलब ही ये होता है कि हम लॉजिक को समझे कि पहले क्या था, बाद में क्या था। मैं आपको सिर्फ अमेंडमेंट्स पढ़ा दूंगा तो मतलब नहीं है, आपको यह भी समझना जरूरी कि हमने क्या पढ़ रखा है और उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से ये बदलाव लाया गया। वो प्रॉब्लम समझ आएगी तो लॉजिक समझ आएगा अमेंडमेंट का। प्रॉब्लम ये थी साहब कि टोटल ब्लॉक कर दिया यार, ना मैं खरीदने पर ई वे बिल बना सकता हूं, ना मैं बेचने पर ई वे बिल बना सकता हूं, और मैं क्या साहब कोई नहीं बना सकता। रेस्ट्रिक्टेड पार्टीज में सबको डाल दिया, कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर, कुरियर एजेंसी, सबको डाल दिया। लेकिन अब वो आपसे थोड़ा सा रिलैक्सेशन वहां पर दे दिया, बोला साहब नहीं 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 नहीं, हमारा इंटेंशन इनवर्ड को ब्लॉक करना नहीं है, सिर्फ आउटवर्ड को ब्लॉक करना है। तो सिर्फ आपके आउटवर्ड सप्लाईज के रिस्पेक्ट में अब ई वे बिल नहीं बन पाएगा, इनवर्ड सप्लाई के रिस्पेक्ट में ई वे बिल उस जीएसटी नंबर से बन सकता है। हालांकि यहां पर आप में से किसी एक का सवाल आ सकता है, वन में आस्क कि सर एक बात बताइए, किसी ना किसी की इनवर्ड सप्लाई, इसकी तो आउटवर्ड सप्लाई है ना, किसी ना किसी की इनवर्ड सप्लाई, इस कांडकारी व्यक्ति की तो आउटवर्ड सप्लाई ही है। यानी अगर इसने मिस्टर बी को बेचा, ठीक है, कांडकारी कौन है? कांडकारी तो है मिस्टर ए। कांडकारी मतलब कि जिसने गड़बड़ कर रखी है, जिसका एक्चुअल में जीएसटी नंबर ब्लॉक होना चाहिए। बात को ध्यान से सुनना। मिस्टर बी माल खरीद रहे हैं, अब मिस्टर बी बोलेगा कि मेरी इनवर्ड सप्लाई है, ठीक है, माननी बात, मिस्टर ए नहीं बना सकता, मिस्टर ए नहीं बना सकता ना उसकी आउटवर्ड सप्लाई पर। आपने आउटवर्ड सप्लाई ब्लॉक करी है, तो मिस्टर ए अपने आउटवर्ड के रेस्पेक्ट में ई वे बिल नहीं बना सकता, ठीक है। तो मूवमेंट कौन कॉज कर रहा है साहब? मूवमेंट कॉज कर रहा है मिस्टर बी, तो मिस्टर बी बना सकता है अपने इनवर्ड के लिए, मिस्टर बी अपने इनवर्ड के लिए ई वे बिल बना सकता है। द आंसर इज यस।
लेकिन अब आप में से कोई मेरे से सवाल पूछेगा कि सर मिस्टर बी का इनवर्ड, मिस्टर ए का तो आउटवर्ड ही हुआ ना, मिस्टर ए का तो आउटवर्ड ही हुआ ना। क्योंकि जब आप ईवे बिल बनाते हो तो आप जब इनवर्ट टिक करोगे, तो आप कंजाइनी में आ जाओगे, और कंजाइनर में तो अभी भी मिस्टर ए ही रहेगा। यानी आउटवर्ड में आपके इनवर्ड वाले जीएसटी के आउटवर्ड में, मतलब आपका जो इनवर्ड वाला ईवे बिल बन रहा है, क्या बोला मैंने, आपका जो इनवर्ड वाला ईवे बिल बन रहा है उसके आउटवर्ड में तो अभी भी मिस्टर ए ही आएगा। तो ये बेटा लैंग्वेज की एम्बिग्यूटी है। क्या बोलेंगे, लैंग्वेज की एम्बिग्यूटी। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जो कानून में परिभाषा लिखी गई है, जो कानून में जिस तरह से लिखा गया है 138 कैपिटल ई के अंदर, 138 कैपिटल ई मैंने आपको बताया, इसमें जिस तरह से लिखा गया है, मैंने उसका जो सारांश, मतलब उसका जो इंटरप्रिटेशन था वो मैंने आपको समझा दिया कि लॉ मेकर्स का इंटरप्रिटेशन कैसा। अगर आप इस तरह से देखोगे तो हाँ गड़बड़ है, एंड दिस इज द एम्बिग्यूटी इन द लैंग्वेज ऑफ द लॉ। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। इसको फर्दर हो सकता है और अमेंडमेंट आए, इसको और क्लैरिफाई किया जाए, बट फॉर द टाइम बिंग इट इज इन द बेनिफिट। तो क्योंकि बेनिफिट में है और इंटरप्रिटेशन क्लियर हो रहा है, तो वहां पर कोई दिक्कत की बात, हाँ अगर नुकसान हो रहा होता तो फिर हम देखते हैं वहां पर अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग क्योंकि बेनिफिट में है, आप ये मान के चल सकते हैं साहब कि इनवर्ड के रेस्पेक्ट में, क्या बोला मैंने, इनवर्ड के रेस्पेक्ट में जीएसटी यूज किया जा सकता है। पहले तो भैया इनवर्ड के रेस्पेक्ट में भी इसका जीएसटी यूज नहीं कर सकते थे। दिस इज द सिंपल अमेंडमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया मेरे कहने का मतलब। बोलो हाँ कि ना, हाँ जी सर, वही मैंने आपको यहां पर लिख के भी दे दिया, इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सच पर्सन। ये कांडकारी व्यक्ति के आउटवर्ड मूवमेंट के रिस्पेक्ट में ही ब्लॉकेज को क्या कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। पहले जो ब्लॉकेज था वो हर केस में एप्लीकेबल हो जाता था, लेकिन अब ब्लॉकेज सिर्फ जो ब्लॉकेज ऑफ जीएसटी नंबर है ना पार्ट ए बनाने के लिए, वो अब सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड मूवमेंट के रिस्पेक्ट में ही एप्लीकेबल होकर चलेगा। दिस इज योर ईवे बिल का कंप्लीशन। बस ईवे बिल का यहां पर अमेंडमेंट कंप्लीट हो जाता है। वी आर फाइनली मूविंग टुवर्ड्स दी लास्ट अमेंडमेंट। तो आप देखो मेरे हिसाब से कुछ तो 25 मिनट हुए होंगे, 25 मिनट्स, आधा घंटा भी नहीं लगा, पूरा 30 मिनट्स भी हमारे नहीं लगे, और हमने यहाँ पर लगभग अमेंडमेंट्स कवर कर लिए। बस ये लास्ट है, इसमें जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा, लेकिन हाँ देखो कि लगभग सारे चैप्टर निपट गए, लास्ट चैप्टर ही बचा है। तो अमेंडमेंट छोटे से हैं, वापस से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट हमारे पास में क्या था, एग्जामिशन चैप्टर। एग्जामिशन चैप्टर में क्या था, देखो मैं ये चाहता हूं कि क्लास पूरी हो ना तो आपको वापस अमेंडमेंट्स खोल के देखने ना पड़े, वापस अमेंडमेंट्स लेके ना बैठना पड़े। मैं इस क्लास के साथ ही आपको अमेंडमेंट्स याद भी करा दूं, ताकि आप अपने दोस्त को बिठा के याद करा दो। आप बोलो बैठ भाई मैं तेरे को फटाफट से याद करवा देता हूं, मैंने एमएम सर का लेक्चर देख लिया, साथ में याद कर लिया था। एग्जामिशन चैप्टर फटाफट से देखेंगे। अमेंडमेंट्स के अंदर एग्जामिशन चैप्टर देख रहे हैं। फर्स्ट थिंग, एग्जामिशन नई दी है, एग्जामिशन वापस ले ली है, और एक एग्जामिशन में अमेंडमेंट किया है। जिस एग्जामिशन में अमेंडमेंट किया है वहां पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत सर्विसेज दी जाती थी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए पूरा एक्सपेंडिचर बॉर्न करना पड़ता था पहले, लेकिन अब 75% एक्सपेंडिचर पर भी एग्जामिशन अवेल आप कर पाएंगे। दूसरा, जहां पर नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज की सर्विस दी जाएगी, एग्जामिशन मिल जाएगी। और लास्टली, अगर आप याद करिए आईआरएफसी हुआ करता था, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो इंडियन रेलवे को लीजिंग ऑफ एसेट्स की सर्विस देता था, उसे यहां पर विड्रॉ कर लिया गया है, मतलब अब उस पर जीएसटी लेवी होकर चलेगा। इसके बाद आया रजिस्ट्रेशन चैप्टर, जहां हमने देखा सेक्शन नंबर 30 के अंदर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलिएशन की हम क्या लगाते थे, बोलो एप्लीकेशन लगाते थे। एप्लीकेशन का टाइम लिमिट 30 डेज था, उसे एक्सटेंड करवाया जा सकता है फर्दर एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर फॉर फर्दर 30 डेज, और उसे और फर्दर एक्सटेंड कराया जा सकता है बाय द कमिश्नर। ये था हमारे पास में रजिस्ट्रेशन चैप्टर का अमेंडमेंट। फिर आते हैं ई इनवॉइसिंग के ऊपर। ई इनवॉइसिंग के अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी पर अब ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। डीपीएसएसआईजी मेमोरी टेक्निक भी हमने वहां पर देख ली थी। उसके बाद आपके पास में आया, बोलो क्या, ई वे बिल। और ई वे बिल के अंदर सिंपली हमने क्या देखा कि रूल नंबर 138 कैपिटल ई जो हुआ करता था, जहां पर टोटल ब्लॉक कर रखा था कांडकारी व्यक्ति का जीएसटी नंबर, अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक किया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई। सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई के रिस्पेक्ट में ही अब ब्लॉकेज वहां पर आपको मिलकर चलेगी, यानी इनवर्ड सप्लाई के रिस्पेक्ट में आप ई वे बिल बनाकर चल सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। फाइनली मूविंग टुवर्ड्स द रिटर्न्स चैप्टर। 2 अमेंडमेंट है। कितना अमेंडमेंट है? 2 अमेंडमेंट है। फटाफट से कवर कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बस मेरी बात को आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे, मेरे साथ साथ चलेंगे, तो बहुत शानदार तरह से ये अमेंडमेंट भी हम कवर कर लेंगे। देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक होता है सेक्शन नंबर 46 और एक होता है सेक्शन नंबर 47। सेक्शन नंबर 46 बोलता है कि अगर आपने रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करा, जीएसटी के अंदर जो रिटर्न होते हैं, जैसे कि R1 होता है जिसे हम जीएसटी R1 बोलते हैं, R3B होता है, अगर आपने इन्हें टाइम पर फाइल नहीं करा तो आप पर लेट फी
लगाएंगे या नोटिस देंगे? सर पहले नोटिस देते हैं फिर लेट फी लगाते हैं। तो जो नोटिस देने का सेक्शन है, जो नोटिस देने की पावर है, वो आती है सेक्शन नंबर 46 से। और फिर बात होती है सब लेट फीस। अब जब नोटिस मिला है तो आप रिटर्न भरेंगे, और रिटर्न भरेंगे तो लेट फीस वहां पर आपको पे करके रिटर्न भरना पड़ेगा। तो वो पावर आती है सेक्शन नंबर 47 से। आप सभी को पता है कि सेक्शन नंबर 47 में R1 और 3B के लिए जो आपको लेट फीस बता रखी थी, और जो आपको एनुअल रिटर्न के लिए लेट फीस बता रखी थी, किसके लिए? एनुअल रिटर्न के लिए। इनके लिए जो लेट फीस आपके लिए थी, इसमें मैं CMP 08 को भी 2 मिनट के लिए इंक्लूड कर लेता हूं, क्योंकि आगे आपको कंफ्यूजन आ सकता है। तो हम भाई साहब इस तरह से पढ़कर चलेंगे कि सारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। आप चाहे जितना दिमाग लगा लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके बिहाफ पे दिमाग में पहले ही लगा लेता हूं, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अपने दिमाग में पहले ही बना लेता हूं, उसके बाद में बिल्कुल पका पकाया माल रखता हूं, ताकि आपको कोई क्वेरी ही ना आए। तो देखो साहब, सिंपल सी बात है, R1 और 3B के रेस्पेक्ट में बात करूंगा। CMP 08 को भी मैंने यहां पर कवर कर लिया। लेट फीस क्या हुआ करती थी एक्ट के हिसाब से, प्रैक्टिकल क्या हुआ करती है उसको छोड़ दो, क्योंकि एग्जामिनेशन पर्पज में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक्ट के हिसाब से। तो आप सभी को पता है 100 रुपीज लगती थी CGST में, 100 रुपीज लगती थी SGST में, तो टोटल पर डे पेनल्टी लगती थी 200 रुपीज। ये हुआ करती थी पर डे। तो पर डे जो पेनल्टी होती थी वो होती थी भैया जी कितना? 200 रुपीज। और मैक्सिमम कितनी होती थी ये बताएंगे मेरे को? सर मैक्सिमम होती थी 5000 रुपीज इन CGST प्लस 5000 रुपीज इन SGST, यानी कि टोटल हुआ करती थी 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज इज द मैक्सिमम पेनल्टी। ये पर डे नहीं होती थी, दिस इज द मैक्सिमम पेनल्टी। यानी कि अगर 200 200 200 200 200 200 200 200 रुपए लगते रहे हर दिन के हर दिन के हर दिन के हर दिन के, तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये अमाउंट हो सकता है 10,000 को क्या कर जाए? क्रॉस कर जाए। तो उस दिन सिर्फ 10,000 ही आपको देना है। क्रॉस करने के बाद जो बढ़कर लग रहा है वो नहीं देना है, यानी कि विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से लोअर ही पे करना होता था। क्या पे करना होता था? लोअर पे करना होता था। ऐसा हमने आपको एक शानदार डायग्राम बना के भी बता रखा है कि जो रिटर्न्स आपको भरने होते हैं सेक्शन 39 के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जिसे हम बोलते हैं GSTR 1, वो होता है सेक्शन 37 के अंदर। तो फटाफट से रिपीट करेंगे। R1 37 के अंदर, R3B 39 के अंदर, और फाइनल रिटर्न सेक्शन 45 के अंदर जो होता है, उसके रेस्पेक्ट में जो लेट फीस लगती है वो लगती है 100 रुपीज पर डे और 5,000 रुपीज। अब 100 रुपीज पर डे किसमें है? CGST एक्ट में। तो मैंने आपको यहां बता दिया 100 प्लस 100 200, और 5,000 प्लस 5,000 10,000, विच एवर इज लोअर। एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत नहीं सर। एनुअल रिटर्न की बात करते हैं सेक्शन 44 में। एनुअल रिटर्न फाइल होता है, हाँ जी सर फाइल होता है। वहां पर पेनल्टी वही सेम टू सेम 100 रुपीज पर डे वाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम पेनल्टी जो होती थी उसे चेंज कर दिया था। 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन ए स्टेट और यूटी। क्या बोला? 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन ए स्टेट और यूटी। और ये CGST एक्ट में होता था, तो SGST एक्ट में भी उतना ही डाल दिया। तो इन टोटलिटी आपको जो मैक्सिमम लिमिट मिल जाती है वो मिल जाती है 0.5%। कितना मिल जाती है? 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन ए स्टेट और यूटी। दिस इज योर मैक्सिमम लिमिट। अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो मैक्सिमम लिमिट होती थी उसी को क्या कर दिया यहां पर? रैशनलाइज कर दिया। जो मैक्सिमम लिमिट है उसे ही रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज का क्या मतलब होता है सर? रैशनलाइज का मतलब होता है कि देखो, कोई आदमी होता है छोटा आदमी, कोई होता है उससे बड़ा, और कोई होता है बहुत बड़ा आदमी। एक होता है छोटा आदमी, एक होता है उससे बड़ा आदमी, और एक होता है सबसे बड़ा आदमी। तो क्या कानून तीनों के लिए बराबर होना चाहिए? द आंसर इज नो। कानून तीनों के लिए इक्वल होना चाहिए। सर बराबर का भी तो वही मतलब है। बराबर का मतलब वो नहीं है सर, कानून ऐसा होना चाहिए जो कानून तो एक ही हो, लेकिन लगे तीनों को इस तरह से कि तीनों की सिचुएशन को देखते हुए उन पर उसकी एप्लीकेबिलिटी आए। यानी कि अगर मैं ये कहूं राइट टू इक्वलिटी, जैसा कि हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, आप एक चीज को समझो कि अगर दो बच्चे हैं और दोनों की बराबर हाइट है, दो बच्चे हैं और दोनों की बराबर हाइट है, और दोनों को एक दीवार पे चढ़ना है, दीवार इक्वल हाइट की है, और दोनों को अगर मैं बराबर साइज का स्टूल देता हूं, तो मैंने क्या करा? दोनों के साथ में इक्वल काम करा, दोनों को इक्वल ही वहां पर जज किया, दोनों को बराबर ही स्टूल प्रोवाइड करे। ठीक है, अब सुनना, एक जने की हाइट थोड़ी सी लंबी है, एक लंबा व्यक्ति है और एक थोड़ा सा छोटा व्यक्ति है। एक लंबा व्यक्ति है, एक छोटा व्यक्ति है। ठीक है, और फिर से मैंने दोनों को बराबर स्टूल दिए। ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पर सिचुएशन में दोनों की हाइट बराबर, दोनों के स्टूल जो मैंने उनको दिए खड़े होने के लिए उसकी भी हाइट बराबर। यहां पर दोनों की हाइट बराबर नहीं है, यहां पर दोनों की हाइट बराबर नहीं है, लेकिन मैंने दोनों को स्टूल बराबर ही दिए उस दीवार पे चढ़ने के लिए।
दोनों को मैंने स्टूल बराबर ही दिए, स्टूल का साइज बराबर है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे कि सर आपने तो इक्वल करा ना। भाई दोनों को मैंने बराबर स्टूल दिया ना चढ़ने के लिए। एक दीवार पे चढ़ना है, दीवार पे चढ़ने के लिए दोनों को बराबर स्टूल दिए मैंने, छोटा बड़ा नहीं करा, तो मैं तो इक्वल हूं, मैं तो इक्वल हूं ना। नहीं, आप इक्वल नहीं है साहब। आप इक्वल ऐसे नहीं है कि यहां पर एक जने की हाइट कम है और एक जने की हाइट ज्यादा है, तो जिसकी हाइट ज्यादा है उसको तो बेनिफिट मिल गया ना भाई, उसको तुमने स्टूल दिया, उसके ऊपर से उसकी हाइट है। लेकिन एक जने को जिसको तुम उतना ही इक्वल स्टूल दे रहे हो उसकी हाइट कम है, ये इनइक्वालिटी है, ये इक्वालिटी नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने दोनों को बराबर स्टूल दिया, बराबर साइज का स्टूल दिया। द आंसर इज नो। अगर आपको इक्वालिटी करनी है ना, तो यहां पर जो छोटा व्यक्ति है उसे उतना, जितना वो छोटा है उतना बड़ा स्टूल प्रोवाइड किया जाए खड़ा होने के लिए। डिफरेंस ऑफ द हाइट, जितना एक्सिस हाइट का, आपको क्या देना चाहिए, स्टूल देना चाहिए, और फिर कहना चाहिए साहब अब ऊपर चढ़ के दिखाओ, वहां पर होगी इक्वालिटी। बिल्कुल उसी तरह से एक आदमी जो छोटा धंधे करने वाला, एक उससे बड़ा धंधा करने वाला और एक बहुत बड़ा धंधा करने वाला, जैसे कि मुकेश अंबानी, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, ऐसे बड़े बड़े लोग जो हैं भाई साहब, इनके सामने एमएम सर छोटे हैं। हो सकता है आपके पापा भी बिजनेस करते हो, वो मेरे से बड़े हो बिजनेस के अंदर, तो इन दैट केस मैं सबसे छोटा, मेरे से बड़े आपके पापा और सबसे बड़ा मुकेश अंबानी, रतन टाटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मुझे बताओ कि अगर एक ही लॉ, एक ही कानून हम तीनों पे लगा दिया जाए ये बोलकर कि भैया कानून तो सबके लिए बराबर है, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमने कर दिया रैशनलाइजेशन। क्या कर दिया? रैशनलाइजेशन। आई होप अब आपको रैशनलाइजेशन का मतलब समझ में आया, और अभी भी नहीं आया तो जब मैं आपको ये अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा तो उसके बाद तो आपको 100% कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या हुआ करता था, लेट फीस को लेकर मैंने आपको समझा दिया। मैक्सिमम पेनल्टी कितनी होती थी, बताएंगे सभी जने? सर मैक्सिमम पेनल्टी होती थी 10,000 रुपीज। कितनी होती थी? 10,000 रुपीज। वेदर इट इज योर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी, ठीक है, वेदर इट इज योर सीएमपी 08, तीनों में से कोई सा भी हो, R1 हो, R3B हो, सीएमपी 08 हो, फाइनल रिटर्न हो, पेनल्टी तो यही होती थी, मतलब जिसे हम बोलते हैं लेट फीस, वो तो यही होती थी। अब मैं बात करता हूं पेनल्टी, मत समझना, पेनल्टी आप अलग चले जाओगे, लेट फीस बोल लो, ठीक है, लेट फीस। तो जो लेट फीस होती थी वो ये होती थी। अब मैं बात करता हूं कि अमेंडमेंट के बाद में यहां पर किस तरह से रैशनलाइजेशन कर दिया गया। गवर्नमेंट ने बहुत सिंपली बोला कि अगर कोई ऐसा इंसान है, कोई भी ऐसा इंसान जिसका R1 निल जाएगा, यानी उसकी कोई सेल्स है ही नहीं भाई साहब, उसने कोई माल बेचा ही नहीं, निल रिटर्न फाइल कर रहा है। क्या फाइल कर रहा है? निल रिटर्न। R1 में उसकी सेल्स जीरो है, आउटवर्ड सप्लाई जीरो है मेरे दोस्त। और उसके अगेंस्ट में बात कर रहा हूं 3B की। तो 3B के अंदर आप क्या देखते हैं सर, एक तरफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया जाता है, दूसरी तरफ आउटवर्ड सप्लाईज पे जीएसटी पे किया जाता है, यानी कि हम सेट ऑफ कराते हैं। तो R3B के अंदर आपको अपनी आउटवर्ड सप्लाई बतानी होती है। तो अगर आपके आउटवर्ड सप्लाई, मतलब आउटवर्ड सप्लाई पे जितना जीएसटी बना वो बताना होता है। आउटवर्ड सप्लाई तो आप ऑलरेडी बताते हो R1 में, जो कि क्या थी? निल। तो जब ये निल थी तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। ये भी निल हो जाएगा। हाँ जी सर, बात तो सही है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो टैक्स पेएबल है, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकता हूं मैं? टैक्स पेएबल। तो सिंपली हम क्या समझ के चलेंगे, अगर आपका R1 निल जा रहा है, अगर आपका 3B के अंदर जो टैक्स पेएबल है वो भी निल जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला साहब मैक्सिमम 500, बात खत्म। क्या बोल दिया? मैक्सिमम 500। यानी सीजीएसटी में कितना हो गया? 250 प्लस 250 सीजीएसटी और एसजीएसटी, और अगर आईजीएसटी है तो 500। ये क्या हो गया आपके पास में? लेट फीस की मैक्सिमम लिमिट। यानी जो पहले मैक्सिमम लिमिट थी 10,000 रुपीज, उसको ड्रॉप डाउन कर दिया। कहां? 500 रुपीज पे। 10,000 की लिमिट को ड्रॉप डाउन कर दिया 500 की लिमिट पर। किसके लिए? उसके लिए जिस इंसान का R1 निल जा रहा है, 3B में टैक्स पेएबल निल जा रहा है। इसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन। फर्स्ट केस। केस नंबर सेकंड, अगर आप वो इंसान हो जिसका R1 निल नहीं जा रहा, जिसके 3B में टैक्स पेएबल बन रहा है, तो फिर देखा जाएगा कि आखिर पिछले साल में आपका जो टर्नओवर था, एग्रीगेट टर्नओवर, वो कितना था। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर था अप टू 1.5 CR, क्या बोला मैंने? अप टू 1.5 CR, तो उस केस में मैक्सिमम 2,000। लेट फीस की लिमिट क्या कर दी? मैक्सिमम 2,000। यानी आप छोटे आदमी, बस आप 1.5 करोड़ से ऊपर का आपका पिछले साल में धंधा नहीं था, आपका एग्रीगेट टर्नओवर नहीं था, तो मैक्सिमम जो डिले पर आपकी क्या लगेगी? लेट फीस लगेगी, वो लगेगी 2,000। यानी यहां पर भी क्या करा? जो 10,000 की मैक्सिमम लिमिट थी उसे ड्रॉप डाउन कर दिया
2000 पर। यानी कि अगर डेली 100 रुपीज लगते 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 2000 से ऊपर निकल गया तो कितना देना है? सिर्फ 2000 ही देना है। कितना देना है? सिर्फ 2000 ही देना है। यानी मैक्सिमम लेट फीस पर क्या लगा दिया? इसको आप ऐसे बोल सकते हो अपर कैप लगा दी, अपर लिमिट लगा दी। इससे ऊपर अगर निकल भी जाता है तो भी आपको एक्चुअल पे करने की जरूरत नहीं है, आप 2000 ही पे करके चलेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप 1.5 करोड़ से ऊपर हो, लेकिन हो अप टू 5 CR, क्या बोल दिया? अप टू 5 CR, 1.5 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक, तो उस केस के अंदर यहां पर साहब इसको कर दिया गया कितना? 5000 रुपीज, मैक्सिमम 5000 रुपीज, यानी 10,000 को नीचे गिरा दिया 5,000 पर। तो एक बात ध्यान रखना, 2000 अगर बोल रहा हूं तो 1000 प्लस 1000 होगा, हाँ जी सर, और 5000 बोल रहा हूं तो कितना हो जाएगा? 2500 प्लस 2500, CGST SGST CGST SGST। और अगर आप 5 करोड़ से ऊपर हो तो भैया फिर छोटे आदमी नहीं हो, फिर एक्चुअल जो एक्ट में आपको दे रखी है मैक्सिमम लिमिट 10,000 की, वो आप पर एप्लीकेबल होकर चलेगी। इसको बोला रैशनलाइजेशन, कि अगर कोई इतना छोटा आदमी है साहब कि उसकी तो भैया सेल्स ही नहीं बन रही, कोई इतना छोटा आदमी है जिसकी तो सेल्स ही नहीं बन रही, R1 भी खाली जा रहा है, टैक्स पेएबल भी खाली जा रहा है, उस सिचुएशन में हम लिमिट कर देते हैं मैक्सिमम लिमिट फॉर लेट फीस 500 रुपीज। लेकिन अगर आपका जो मामला है वो 1.5 करोड़ तक का है, एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो लिमिट कर देते हैं 2000 रुपीज। और अगर आपका मामला 1.5 करोड़ से ऊपर है लेकिन 5 करोड़ तक है तो आपके लिए लेट फीस ड्रॉप डाउन कर दी जाती है मैक्सिमम ऑफ दी 5000 रुपीज। आर वी क्लियर विद दिस? वी आर ऑल द वे क्लियर विद दिस। यहां तक कोई एज सच दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है, ये मामला तो हमको समझ में आ जाता है। इसके अलावा मेरे दोस्त एक होता है GSTR 4, एक और था, याद करो, GSTR 4, रिटर्न फॉर द कंपोजिशन। जी हाँ, रिटर्न फॉर द कंपोजिशन, जिसे हम एनुअली फाइल करते थे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी एनुअल थी, लेकिन वो एनुअल रिटर्न नहीं था। मैंने आपको बताया भी था कि GSTR 4 जो होता है, देखो मैंने आपको अभी भी क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि ये जो मामला है, अच्छा हाँ, एक चीज छूट रही है साहब, ध्यान रखना, ये जो रैशनलाइजेशन है ना मेरे दोस्त, ये रैशनलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ R1 और 3B के लिए है। क्या बोला मैंने? R1 और 3B, CMP 08 के लिए नहीं है। ओ माय गॉड, जी हाँ, यहां पर मैंने CMP 08 को भी कवर करा है डिफरेंशिएशन बताने के लिए, और वही डिफरेंशिएशन अब मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि जो CMP 08 है उस पर ये रैशनलाइजेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? उसके पीछे भी लॉजिक है। CMP 08 कब लगता है? कंपोजिशन के केस में। अरे वो तो पहले टर्नओवर की लिमिट में है, पहले टर्नओवर की लिमिट में है, उसको और क्या रैशनलाइज करूं? वो तो अपने आप में एक अलग कैटेगरी है। CMP 08 सबको तो फाइल करना ही नहीं होता ना, केवल कंपोजिशन वालों को करना होता है। अब कंपोजिशन वाले में क्या बड़ा क्या छोटा, वो तो पहले से छोटा है। कंपोजिशन तो देते किसको? छोटे आदमी को देते हैं 1.5 करोड़ तक। तो जो आदमी छोटा है उसमें फिर फर्दर रैशनलाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो वहां पर बोला साहब CMP 08 के रेस्पेक्ट में तो जो नॉर्मल 100 रुपीज पर डे वाली और टोटल 5000 प्लस 5000 10,000 वाली लिमिट है, वही आपके ऊपर एप्लीकेबल होकर चलेगी। बट हाँ, R1 और 3B के केस में रैशनलाइजेशन, यानी यहां रैशनलाइजेशन है, यहां रैशनलाइजेशन नहीं है। ये हालांकि मैंने बुक में भी बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है, अभी हम जाके नोट्स को रेफर करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैं क्या बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था कि यही इंसान जिसे CMP 08 फाइल करना होता है, कंपोजिशन वाला, क्या फाइल करना होता है? CMP 08, इसे ही एनुअल फ्रीक्वेंसी से एक और रिटर्न फाइल करना होता है जिसे हम बोलते हैं GSTR 4। मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी होती है इसकी एनुअल, ये एनुअल रिटर्न नहीं होता। इसे भरना एनुअली है लेकिन ये एनुअल रिटर्न नहीं है। एनुअल रिटर्न होता है 9A। अगर आपको याद हो, ये भी पढ़ा रखा है मैंने, एनुअल रिटर्न वाला जो सेक्शन था, सेक्शन 44, उसमें बताया था कंपोजिशन वालों के लिए जो एनुअल रिटर्न होता है वो होता है 9A, GSTR 9A। जबकि GSTR 4 सिर्फ एनुअल फ्रीक्वेंसी के साथ फाइल करना होता है। तो अब बात को ध्यान से सुन लो कि ये जो एनुअल फ्रीक्वेंसी के साथ फाइल करना होता है, अब इसके रेस्पेक्ट में भी जो लेट फीस होगी वो यहां पर बदल दी जाएगी। पहले तो वही लेट फीस लगती थी जो हमारे पास एनुअल रिटर्न के रेस्पेक्ट में लगती थी, लेकिन अब कंपोजिशन वाले को कह दिया कि भैया जी तू ये बता दे कि तेरा नील रिटर्न जा रहा है, GSTR 4 नील रिटर्न जा रहा है या फिर टैक्स बन रहा है। अगर नील रिटर्न जा रहा है तो वही 500 रुपीज, और अगर टैक्स बन रहा है तो 2000 रुपीज। बात खत्म, मैक्सिमम लिमिट बता दी, यानी 250 प्लस 250 और 1000 प्लस 1000, दैट्स इट। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत की बात एज सच नहीं है। GSTR 4 भी हमने समझ लिया। सर GSTR 4 एनुअल रिटर्न है क्या? नहीं, यही तो समझा रहा हूं, एनुअल रिटर्न नहीं है भाई, कंफ्यूज मत हो जाना। तो GSTR 1 समझा, GSTR 3 भी समझा, CMP 08 पे रैशनलाइजेशन नहीं होगा,
GSTR 4 पर रैशनलाइजेशन होगा। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। अब बात करते हैं एनुअल रिटर्न की। क्या एनुअल रिटर्न के रिस्पेक्ट में रैशनलाइजेशन है? द आंसर इज नो। ये देखो साहब, ये जो एनुअल रिटर्न की बात हो रही थी, कौन सी वाली? ये वाली बात, जहां पर 100 रुपीज पर डे 0.25% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर, जिसे मैंने बताया था 0.25 0.25 0.5 हो जाएगा। इसको लेकर, एनुअल रिटर्न को लेकर, यानी जो जीएसटीआर 9 और 9 कैपिटल ए में आप फाइल करके चलते थे, 9 नॉर्मल वाले के लिए था, कंपोजिशन वाले के लिए 9 कैपिटल ए लगता था, वहां पर कोई रैशनलाइजेशन नहीं है। वहां पर जो एक्चुअल एक्ट के हिसाब से पेनल्टी बनेगी, सॉरी लेट फीस बनेगी, वही पे करके आपको चलना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फटाफट से आएंगे, देखेंगे क्या लिखा है मैंने। रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फी, यानी कि मैक्सिमम लेट फीस की लिमिट, अपर कैप लगा दिया है। क्या बोल रहा है? द टोटल अमाउंट मैक्सिमम ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द टैक्स ड्यू पीरियड बताया साहब जून 21 ऑनवर्ड्स और क्वार्टर एंडिंग जून 21 ऑनवर्ड्स, यानी जून 21 के बाद में जो भी टैक्स पीरियड आएगा, बस उसके अंदर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्या बोला? शैल स्टैंड वेव्ड विच इज इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड बिलो, यानी कि नीचे जो अमाउंट बता रखा है इसके ऊपर जितनी भी है उसे वेव कर दिया जाएगा, यानी कि छोड़ दिया जाएगा। तो अगर बाई चांस 100 रुपए होते तो आप इस लिमिट से ऊपर निकल भी जाते हो तो भी आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये कह सकते हो कि जो एक्सेस लिमिट हुआ करती थी, जो मैक्सिमम लिमिट हुआ करती थी, उसे गवर्नमेंट ने रिवाइज यहां पर कर दिया। तो फटाफट से डायग्राम देखेंगे, बहुत ही शानदार डायग्राम आप सभी के सामने आ रहा है। अगर आपकी नील आउटवर्ड सप्लाईज है या फिर जो टैक्स पेबल बन रहा है वो नील बन रहा है, तो इन दैट केस 500 रुपीज। नहीं साहब, हम ये इंसान नहीं है, हमारा या तो जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई आ रही है या फिर 3B में टैक्स पेबल बन रहा है, तो उस केस के अंदर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर अप टू 1.5 सीआर का मामला था तो 2000 रुपीज, 1.5 सीआर से ऊपर लेकिन अप टू 5 सीआर का मामला था तो 5000 रुपीज। और अगर दोनों ही केसेस में आप फॉल नहीं करते, यानी कि आप तो 5 करोड़ से भी ऊपर थे, तो फिर जो नॉर्मल सेक्शन 47 में लिमिट दे रखी है 10,000 रुपीज की, वही आप पर एप्लीकेबल होकर चलेगी। दैट्स इट। फिर बोला जीएसटीआर 4 के बारे में, इसके बारे में जीएसटीआर 4 के बारे में यहां पर भी सेम टू सेम लिखा है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स, 21-22 ऑनवर्ड्स जो आप फाइल करने वाले हैं अपना क्या R4 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 2022 को या 2022 से पहले, मतलब ये तो लास्ट डेट मैंने आपको बता दी, फाइनल डेट इससे पहले फाइल करना होता है। तो 30 अप्रैल 2022 से पहले जो भी आप अपना क्या फाइल करने वाले हैं, R4 फाइल करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा उसके रिस्पेक्ट में अगर आपका निल है तो 500 रुपए, और अगर अदर देन निल यानी कि या तो टैक्स बन ही नहीं रहा या फिर टैक्स बन रहा है, जो भी है 2000 रुपीज वहां पर आपकी अपर लिमिट लगा दी जाती है। तो या तो जीएसटीआर 4 खाली जा रहा है या जीएसटीआर 4 में डिटेल जा रही है। डिटेल जा रही है 2000 रुपीज है मैक्सिमम। फिर बोल रहा हूं 2000 रुपीज पर डे नहीं है, ये 5000 रुपीज पर डे नहीं है, ये 500 रुपीज पर डे नहीं है, ये क्या है? मैक्सिमम। हाँ कि ना? हाँ जी सर। और अब आता है आपके पास में लास्ट अमेंडमेंट, और वो आता है एनुअल। अच्छा, एनुअल रिटर्न को लेकर रैशनलाइजेशन किया क्या? द आंसर इज नो। यहां पर तो नॉर्मल सेक्शन 47 के प्रोविजन ही एप्लीकेबल होंगे, दैट इज 0.25% और 100 रुपीज पर डे वाला। ये रहा, ये वाला 0.25% और 100 रुपीज वाला ही प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनना। पहले हुआ करता था एनुअल रिटर्न, याद करो, नॉर्मल इंसान के लिए भी होता था और कंपोजिशन वाले के लिए भी होता था। क्या होता था? नॉर्मल रिटर्न। तो जो नॉर्मल रिटर्न होता था, फटाफट से बताएंगे, नॉर्मल रिटर्न कौन सा? एनुअल वाला। अब नॉर्मल रिटर्न बोलूं कि एनुअल रिटर्न बोलूं नॉर्मल पीपल के लिए? काम करते हैं, इसको मिटा के ऐसे लिखते हैं, एनुअल रिटर्न फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर और एनुअल रिटर्न फॉर एनुअल रिटर्न फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर, साथ में एनुअल रिटर्न फॉर कंपोजिशन पेयर, यानी कि कंपोजिशन वाला भी टैक्स पे करता था। यहां टैक्स पे होता था जीएसटीआर 9 में, यहां टैक्स पे होता था 9A में, 9 में और 9A में एनुअल रिटर्न फाइल करना होता था। क्या ये एनुअल रिटर्न सबको फाइल करना होता था? नहीं सर, सबको फाइल नहीं करना होता था। एक लिस्ट दे रखी थी जिन लोगों को ये फाइल नहीं करना होता था, जैसे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, आईएसडी वाला, टीडीएस टीसीएस वाला, उइडार वाला। और यहां पर दो इस ही लिस्ट के अंदर अमेंडमेंट करके एंट्रीज डाल दी गई हैं। कितनी? 2 एक्स्ट्रा एंट्रीज डाल दी गई हैं। अब इन लोगों को भी एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। वापस रिपीट कर रहा हूं, एनुअल रिटर्न के अंदर जो अमेंडमेंट आया है उसका पहला पार्ट में यहां पर कवर कर रहा हूं। मैंने बोला कि क्या एनुअल रिटर्न जो हम फाइल किया करते थे नॉर्मल केस में 9, कंपोजिशन के केस में 9 कैपिटल ए,
क्या ये सबको फाइल करना होता था? द आंसर इज नो, सबको फाइल नहीं करना होता था। टीडीएस टीसीएस वाले को नहीं फाइल करना होता था, सीटीपी एनआरटीपी को फाइल नहीं करना होता था, उईडार वाले अंकल जी को फाइल नहीं करना होता था। इसी लिस्ट में इन्होंने आईएसडी को फाइल नहीं करना होता था। इसी लिस्ट में दो नए नाम डाल दिए। पहला डाल दिया कोई भी ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जिसको C&AG से ऑडिट करवानी है, कंट्रोलर जनरल ऑडिटर, C&AG, क्या बोला? C&AG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। C&AG अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की ऑडिट अगर कर रहा है तो उस केस के अंदर उसे अपना एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी whose books are or books of accounts are subject to audit by the comptroller and auditor general of India, या फिर ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ द लोकल अथॉरिटी अंडर द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। लोकल अथॉरिटी के रेस्पेक्ट में जिस भी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा या फिर अदर केसेस के अंदर C&AG अगर ऑडिट करके चल रहा है तो उस केस के अंदर उस सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस स्टेट गवर्नमेंट को, उस लोकल अथॉरिटी को एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। क्या बोला मैंने? क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स exempted by कमिश्नर थ्रू नोटिफिकेशन। यानी कि कमिश्नर अंकल को पावर दे दी कि वो नोटिफिकेशन लाकर जिन भी रजिस्टर्ड पर्सन की क्लास को एग्जेम्प्ट कर देंगे उन्हें भी एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो पावर दे दी किसको? कमिश्नर को यहां पर पावर दे दी कि कमिश्नर अंकल आप नोटिफिकेशन लाओ और जिस नोटिफिकेशन के अंदर, जो नोटिफिकेशन आप लाओगे उस नोटिफिकेशन के अंदर जिन जिन रजिस्टर्ड पर्संस को आप एग्जेम्प्ट कर दोगे उन्हें यहां पर एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब कैटेगरी, क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस। जैसे बोल दिया फॉर एग्जांपल जीटीए वाले, ऐसे मतलब कोई भी एक क्लास, कोई भी एक कैटेगरी, जीटीए वाला हो गया, एजुकेशन वाला हो गया या फिर कोई दूसरा हो गया जिसको यहां पर स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट कर दिया फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, उसको भी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना। तो फटाफट से रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ कौन कौन से वो लोग हैं जिनको सेक्शन 44 के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है, बताएंगे साहब। सीटीपी हो गया, एनआरटीपी हो गया, आईएसडी हो गया, उईडार वाला हो गया, टीडीएस टीसीएस वाला हो गया। इसके अलावा दो नाम और आ जाते हैं, लोकल अथॉरिटी आ गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जिसकी ऑडिट C&AG अंकल करके चलेंगे। कौन करके चलेंगे? C&AG अंकल, या फिर जो भी ऑडिटर लोकल अथॉरिटी के ऑडिट के लिए अपॉइंट होगा फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। और फाइनली क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जिसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा बाय द कमिश्नर थ्रू द नोटिफिकेशन। कोई दिक्कत नहीं सर। ये था एक अमेंडमेंट जो मैंने यहां पर आपके साथ कवर करा। दूसरा अमेंडमेंट जो है एनुअल रिटर्न के अंदर, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, पहले होता ऐसा था, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जीएसटी ऑडिट करवानी होती थी चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकल से। एक लिमिट अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो फिर आपको ऑडिट करानी होती थी। एक कंडीशन दे रखी थी, अगर वो कंडीशन पूरी हो जाती थी तो सीए अंकल ऑडिट करके चलते थे। वो यहां पर इन्होंने विड्रॉ कर लिया, वो सब सेक्शन ही विड्रॉ कर लिया। अब वो ऑडिट कराने की जरूरत आपको नहीं है। उसकी जगह लॉ मेकर्स ने ये बोल दिया कि साहब एक काम करो, अपनी ऑडिट खुद कर लो। ओ भाई साहब अपनी ऑडिट खुद कर लीजिए और सेल्फ सर्टिफाइड मतलब खुद ही साइन कर दो। अब वो साइन ऐसे भी साइन हो सकता है और वो ईवीसी के थ्रू या रिटर्न भरते समय हम ओटीपी या ईवीसी के थ्रू जो रिटर्न फाइल करते हैं उसके थ्रू भी साइन कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पहले ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सीए साहब से क्या करवानी पड़ती थी? साइन करवानी पड़ती थी और वही इसे बनाते भी थे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को। लेकिन अब इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को आप खुद बनाओगे, खुद साइन करोगे और अपने एनुअल रिटर्न के साथ फाइल करोगे। सर आपने बोला रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आप बार बार बोल रहे हैं वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर रिकंसिलिएशन तो दो चीजों का आपस में किया जाता है। रिकंसिलिएशन बताएंगे फटाफट से किस किस का आपस में किया जाता है? दो चीजों को आपस में रिकंसाइल किया जाता है। यहां पर वो कौन सी दो चीजें हैं जिनके रेस्पेक्ट में हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है? वेरी वेरी सिंपल। जो जीएसटीआर 1 और 3B आपने फाइल करे हैं और जो आपकी ऑडिटेड, क्या बोला, जो आपकी ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो, यानी कि जो आपने एक्चुअल में गवर्नमेंट को जीएसटी के अंदर अपनी सेल्स बताई है, जीएसटी के अंदर अपना टैक्स का पेमेंट बताया है, उसे आपको अपने ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ क्या करना है? ध्यान रखना बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग होते हैं, वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट या इनकम टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेंटेन करने होते हैं। वापस रिपीट करता हूं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें मेंटेन करने होते हैं अलग 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 प्रोविजंस के तहत। जैसे कि कंपनीज एक्ट भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करता है, इनकम टैक्स एक्ट भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करता है, यहां तक कि याद करो हमारे पास भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के प्रोविजन होते हैं। हालांकि सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए वो चैप्टर एप्लीकेबल नहीं है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला, बल्कि हमारे पास मतलब जीएसटी के अंदर भी अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है।
ठीक है, हाँ जी सर। तो ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं इसमें क्या लिखा उन्होंने, ऑडिटेड। ऑडिटेड क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन पहले ये समझो रिकंसिलिएशन किसके बीच में करना है। तो रिकंसिलिएशन एक तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि जो अकाउंट्स चैप्टर आप पढ़ते हो, अकाउंट्स जो चैप्टर या अकाउंट्स जो सब्जेक्ट, हाँ अकाउंट जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उसमें जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, उन सबको, उन सबके अंदर भी एक डेटा आपने बता रखा होगा, एक डेटा वहां पर है और दूसरा डेटा जो रिटर्न भर के आपने गवर्नमेंट को बताया वो है। इन दोनों को आपस में क्या करना है, रिकंसाइल करना है। और इसका जो स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा फॉर्म GSTR 9C के अंदर। कहां बनेगा, GSTR 9C के अंदर। तो 9 में एनुअल रिटर्न भरना है, हाँ, और उसके साथ साथ 9C में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा गवर्नमेंट पोर्टल पर, यानी हमारे कॉमन पोर्टल पर। तो जो हमारा कॉमन पोर्टल है जीएसटी का, जहां से हम जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, मेन बैच के अंदर, रेगुलर बैच के अंदर, मैंने आप सभी को पता है बहुत बार खोल के बताया है, तो अब बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हम वहां से रिटर्न भरना भी सीखा हमने, वहां पर ई-वे बिल भी देखा हमने, सब कुछ देखा। दैट इज द कॉमन पोर्टल। तो R9 तो भरना ही है, साथ में 9C भी भरना है। और रिकंसिलिएशन किस किस के बीच में कराना है, फटाफट से याद करना है साहब, यही याद करना है, वापस किताब नहीं उठानी है, ठीक है। फिर रिवाइज करने के लिए उठाएंगे, वापस पढ़ने के लिए नहीं उठाएंगे। तो फटाफट से याद कर लो, यहां पर रिकंसिलिएशन करेंगे दो चीजों के बीच में, जो डेटा आप बता चुके हो गवर्नमेंट को वो, प्लस जो आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो, उन दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन करना है। सेल्फ सर्टिफाइड मैनर में अपलोड करना है। द फॉर्म इज GSTR 9C। फॉर्म भी मैंने यहां पर आपको बता दिया। अब बात को ध्यान से सुनो, सर ये काम सबको करना है, ये काम सबको करना है? नहीं, ये काम उसी को करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 5 CR से ऊपर जाएगा। अगर आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ से ऊपर निकल जाते हो तो फिर जो 31 दिसंबर 31 दिसंबर से पहले आपको अपना एनुअल रिटर्न भरना है, उसके साथ अब रिकंसिलिएशन वाला भी मामला भरना पड़ेगा, 9C भी भरना पड़ेगा। अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च को खत्म होता है, आपको पता चलता है आप 5 CR से ऊपर आपका एग्रीगेट टर्नओवर निकल चुका है, in that case you are required to file the reconciliation statement in GSTR 9C along with your annual return in GSTR 9, and this reconciliation statement is filed on the basis of self certification, यानी खुद को ही आपको उसे सर्टिफाई करना है, सीए से करवाने की जरूरत नहीं है। हमारे पेट पे लात मार दी, रोजी रोटी पर लात मार दी, ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। अब पॉइंट उठता है सब ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ऑडिटेड का क्या मतलब है? देखो साहब, ऑडिट कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी करवानी पड़ती है, ऑडिट आपको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से भी करानी पड़ती है, ठीक है। तो अब इनकम टैक्स एक्ट में अगर आप पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ जाती है, अगर आपने पढ़ रखा है इनकम टैक्स तो आपको पता होगा 44AB और 44AD दो सेक्शन होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जहां पर ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स आती हैं। तो वहां पर जनरली 5 करोड़, क्योंकि यहां पर मैंने क्या बोला, 5 करोड़ से ऊपर रिकंसिलिएशन करना है, और रिकंसिलिएशन करोगे तो ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप जीएसटी में ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर जब 5 करोड़ से ऊपर से निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट करानी पड़ जाएगी। तो ऑटोमेटिक आपके पास क्या आ जाएंगे, ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ जाएंगे, क्योंकि आपको उसी के साथ में रिकंसिलिएशन करना है। तो जो कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अगर मेरे पास ऑडिटेड हो ही ना, तो भाई अगर मेरी ऑडिट होती ही ना हो तो दोस्त उस केस में ये ध्यान रखो, अगर आपकी ऑडिट होती ही नहीं होगी तो आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही कहां डाली है, 5 करोड़ से ऊपर डाली है जीएसटी के अंदर। तो डेफिनेटली अगर जीएसटी में 5 करोड़ से ऊपर निकल चुके हो तो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स में आप ऑडिट कराने के लिए लायबल बन चुके हो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने बोला, कंपनीज एक्ट अगर आप पे लग रहा है तो आप ऑटोमेटिकली आपको वहां पर स्टैट्यूटरी ऑडिट करवानी ही पड़ेगी। बोलो हाँ कि ना? हाँ जी सर, बात समझ में आ जाती है। तो ये एक और अमेंडमेंट था जो हमने यहां पर कवर कर लिया, छोटा सा अमेंडमेंट था, फटाफट से देखेंगे। क्या होता था साहब, होता ऐसे था कि ऑल रजिस्टर्ड पर्संस आर रिक्वायर्ड टू फाइल एन एनुअल रिटर्न, वहीं पर अमेंडमेंट डाल के लिख दिया अलोंग विद सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग। देखो सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अब उसमें किसको रिकंसाइल करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फर्निश्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ओ भैया, पूरे साल के दौरान जो तुमने रिटर्न भरे हैं उसमें जो तुमने वैल्यू ऑफ सप्लाईज दिखाई है उसको रिकंसाइल करना है, किसके साथ, विद का मतलब किसके साथ, the audited annual financial statement for every year electronically। जो ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके साथ रिकंसाइल करना है, और हर साल करना है, और हर साल आपको इलेक्ट्रॉनिकली उसे फर्निश भी करना है। लेकिन यहां पर मैंने क्या कर दिया, आपको समझाने के लिए इंस्टीट्यूट का जो स्टैट्यूटरी अपडेट था उसमें नहीं समझा रखा, लेकिन मुझे समझाना था क्योंकि बच्चे की डेफिनेटली यहां पर क्वेरी आती। मैंने कहा ना कि मैं खुद ही पहले पूरा होमवर्क कर लेता हूं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना लेता हूं, सोच लेता हूं
कि बच्चा क्या क्वेरी पूछ सकता है, तो वही मैं यहाँ पर पहले ही इनकॉर्पोरेट भी कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा, अगर आपको दिख रहा हो तो क्या लगाया है, फुटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फुट नोट लगाया है। फुट नोट लगा के मैंने लिख दिया कि सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय दोज whose aggregate turnover during the financial year exceeds 5 करोड़ रुपीस। क्योंकि आप मेरे से पहला सवाल ये पूछेगा दोस्त कि सर ये ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां से लेकर आऊं, ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां से लेकर आऊं। तो कहां से लेकर आने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्योंकि भरना ही तब है, रिकंसिलिएशन करना ही तब है जब यहां 5 करोड़ से ऊपर निकलोगे। और सर रिकंसिलिएशन का फॉर्म कौन सा है, तो रिकंसिलिएशन का फॉर्म मैंने यहां पर इंकॉर्पोरेट कर दिया है नोट्स के अंदर, 9C। तो 9C के अंदर अब आपको ये रिकंसिलिएशन करके सबमिट करना है, ओनली एंड ओनली वेयर योर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 CR। आर वी क्लियर विद दिस? यस सर। और कोई अमेंडमेंट है क्या? छुट्टू सा एक अमेंडमेंट है, वो मैं दिखा दूंगा अभी आपको। पहले बताओ यहां तक समझा कि नहीं समझा, फटाफट से रिवाइज करेंगे और फिर वो लास्ट अमेंडमेंट करके खत्म करेंगे। स्टार्ट से स्टार्ट करें? नहीं सर, पहले रिटर्न चैप्टर रिवाइज करेंगे फिर स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो रिटर्न चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट्स थे? रिटर्न चैप्टर में हमने रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस की बात करी। नॉर्मली जो सेक्शन 47 में लेट फीस दे रखी थी वो 100 रुपीज पर डे था, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज। मैं कंबाइन करके बता रहा हूं, तो 100 100 200, तो मैं कहूंगा 200 पर डे मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज। वापस रिपीट करेंगे, 200 पर डे मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज। ये क्या था? नॉर्मल सेक्शन 47 के अंदर। अभी जो मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज था, मतलब 10,000 के ऊपर निकलने के बाद जो एक्सेस होता है उसे वेव किया जाता यानी छोड़ दिया जाता है, और 10,000 रुपीज ही आपसे लिए जाते हैं। अगर आपकी लेट फीस 11,000 बनती तो आपसे 10,000 लेते हैं। अब इस लिमिट को और नीचे लेके चले गए, नील जीएसटीआर है। हाँ, यानी कि ना आउटवर्ड सप्लाई है ना टैक्स पेबल है। जीएसटीआर 1 भी खाली जा रहा है, 3B में टैक्स पेबल भी खाली जा रहा है। 500 रुपीज, 10,000 को ड्रॉप डाउन कर दिया 500 रुपीज। यानी अगर आप मान के चलो आपने 12 महीने बाद भी अगर अपना रिटर्न भरा, आफ्टर 12 मंथ्स भी अगर आपने अपना रिटर्न भरा, तो 12 महीने की जो फीस बनेगी वो नहीं लेंगे, सिर्फ 500 रुपए ही लेट फीस आपसे ली जाएगी। दूसरा, लेकिन कंडीशन क्या है कि जीएसटीआर 1 खाली होना चाहिए और आपका जो 3B है उसमें टैक्स पेबल 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन बोले नहीं साहब, सेल्स तो है और टैक्स पेबल भी बनता है, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक थे क्या? हाँ, कितना बता दिया? 2,000 रुपीज बता दिया मैक्सिमम लिमिट, रैशनलाइज कर दिया। सर 1.5 करोड़ से ऊपर थे, 5 करोड़ से नीचे थे 5,000 रुपए। सर 5 करोड़ से भी ऊपर थे, फिर तो साहब नॉर्मल सेक्शन में आ जाओ, 47 के हिसाब से 10,000 रुपीज ही आप पर एप्लीकेबल होकर चलेगा। उसके बाद में क्या बोला था? उसके बाद में बोला जीएसटीआर 4 के रिस्पेक्ट में, अब क्योंकि वो कंपोजिशन वाले के लिए है तो वहां कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं है। साहब बोल दिया साहब अगर निल है तो 500 रुपए, और अगर टैक्स था तो फिर 2,000 रुपीज वहां पर आपके पास बन जाता है मैक्सिमम लिमिट। सर एनुअल रिटर्न के रेस्पेक्ट में ऐसा कुछ है क्या? नहीं, एनुअल रिटर्न के रेस्पेक्ट में 0.25% वाला फंडा ही लगेगा, वहां पर कोई रैशनलाइजेशन नहीं है, पहली चीज। और सीएमपी 08 जो स्टेटमेंट होता है जिसे हम क्वार्टरली भरते हैं, जिसमें हम टैक्स का पेमेंट करते हैं, उसके रेस्पेक्ट में भी कोई यहां पर रैशनलाइजेशन नहीं है, क्योंकि कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में है। फिर बात करते हैं, सब कंपोजिशन से बाहर आते हैं, रैशनलाइजेशन का फंडा तो हमको समझ में आ गया। अब आप एनुअल रिटर्न की बात करो, तो सेक्शन 44 में मैंने बोला एनुअल रिटर्न पहले फाइल किया करते थे, जीएसटीआर 9 में कोई रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, अब रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट आ गया। देखो पहले अगर रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट था ना तो वो सीए के ऊपर था, अब सीए से हटाकर तुम्हारे खुद के ऊपर डाल दिया। रजिस्टर्ड पर्सन को खुद को रिकंसिलिएशन कराना पड़ेगा, जीएसटीआर 9C में सबमिट करना पड़ेगा 9 के साथ में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कब? जब आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ रुपीस को एक्सीड करेगा। देखो ये लिख रखा मैंने, 5 करोड़ से ऊपर जाएगा। कहां लिखा है? ये रहा साहब, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 5 करोड़ रुपीस। सर फिक्स 5 करोड़ होगा तो बच जाओगे, फिक्स 5 करोड़ पे बच जाओगे, 5 करोड़ को एक्सीड करना जरूरी है। और हाँ ध्यान रखना, रिकंसिलिएशन किसका करना है? जो डिटेल्स आपने बताई है वो साथ में जो ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। फॉर्म क्या होगा? जीएसटीआर 9C यहां पर आपका फॉर्म होकर चलेगा। आर वी क्लियर विद दिस? यस वी आर क्लियर विद दिस। इसके अलावा एक अमेंडमेंट और था कि भैया जी एनुअल रिटर्न किसको फाइल नहीं करना? सीटीपी, एनआरटीपी, आईएसडी, टीडीएस, टीसीएस वाला, उइडार वाला। इसमें 2 नाम और डाल दिए, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, जिनकी सीएंडएजी ऑडिट करेगा या फिर ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर द टाइम बीइंग फॉर द ऑडिट ऑफ लोकल अथॉरिटी, इनको भी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना। साथ ही साथ कोई भी ऐसा क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जिसे कमिश्नर अंकल नोटिफाई कर देंगे, उनको भी एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लास्ट अमेंडमेंट इतना सा है, छोटा सा है, कि जो ड्यू डेट एक्सटेंशन की पावर कमिश्नर के पास हुआ करती थी, एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट की बात कर रहा हूं, एनुअल रिटर्न जो होता था, जो मैंने बताया आपको जीएसटीआर 9 में फाइल करते थे, इसको एक्सटेंड करने की पावर होती थी इस टाइम लिमिट को। टाइम लिमिट क्या थी? 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये टाइम लिमिट थी। अब बाय चांस अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि 31 दिसंबर तक नहीं भर पाते लोग
और कमिश्नर को लगता है कि इस डेट को मैं एक्सटेंड कर देता हूं आगे, 1 जनवरी कर देता हूं, 1 जनवरी नहीं, मार खाओगे, 31 जनवरी। अबे साला एक दिन ही बढ़ाओगे क्या? नहीं सर। तो 1 महीना मैंने डेट बढ़ा दी, 31 जनवरी मैंने डेट कर दी। अब क्या ये पावर कमिश्नर के पास में है? द आंसर इज नो, ये पावर कमिश्नर से छीन ली गई है। यानी एक तरफ कमिश्नर को पावर दी, दूसरी तरफ कमिश्नर से पावर छीन ली। ये देखो साहब, ये जो पावर होती थी ये हटा दी, मैंने कांटा लगा दिया। अब कमिश्नर अंकल क्या करके नहीं चल सकते हैं? कमिश्नर अंकल अब डेट एक्सटेंड करके नहीं चल सकते हैं। आर वी क्लियर विद दिस? द आंसर इज यस। मुबारक हो आप सभी को, यहां पर आपका क्या खत्म हो जाता है? खत्म हो जाती हैं सीए इंटर जीएसटी सब्जेक्ट की अमेंडमेंट्स, यहां पर मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। फटाफट से मेरी बात को वापस से सुनेंगे। एग्जामेशन के अंदर एक एग्जामेशन नहीं आई थी, एक एग्जामेशन को विड्रॉ कर लिया था और एक एग्जामेशन में अमेंडमेंट किया था। जिसमें अमेंडमेंट किया था वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को दी जा रही हैं। तो वहां पर पहले क्या होता था? पूरा एक्सपेंडिचर बॉर्न करना पड़ता था उस सर्विस का, तभी एग्जामेशन मिलती थी। लेकिन अगर आप 75% भी अगर आप बॉर्न कर लेते हो, 75% और मोर, तो आपको वो एग्जामेशन मिल जाएगी। दूसरी तरफ आपको एग्जामेशन जो नई दी गई थी, जो न्यू एंट्री इंट्रोड्यूस की गई थी, वो बिल्कुल आरटीआई की तरह थी, दैट इज द नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज। जो भी सर्विस है, जो भी फीस है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा जो एंट्री आपसे विड्रॉ कर ली गई, दैट इज योर आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो इंडियन रेलवेज को एसेट्स लीज पे देता था, लीजिंग की सर्विस थी, उसे विड्रॉ कर लिया, अब उस पर जीएसटी लग के चलेगा। एग्जामेशन चैप्टर के बाद हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर पर आए, देखा तो पता चला साहब रिवोकेशन ऑफ कैंसिलिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन की लिमिट थी 30 डेज की, उसे एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर के द्वारा फर्दर 30 डेज एक्सटेंड कराया जा सकता है। 60 दिन पूरे होने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि और एक्सटेंशन की जरूरत है, तो फर्दर 90 मतलब कि फर्दर 30 और टोटल कितना हो जाएगा? 90 डेज। फर्दर 60 के आगे 30 डेज का और एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा। अब एडिशनल और ज्वाइंट से काम नहीं चलेगा, अब कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा। ये था साहब आपके पास में रजिस्ट्रेशन चैप्टर का अमेंडमेंट। उसके बाद बात करते हैं किसके अमेंडमेंट की? सर ई टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस के अंदर ई इनवॉइसिंग के अंदर हमने देखा कि जो स्पेसिफाइड पर्संस की लिस्ट थी उसमें डिपार्टमेंट को डाल दिया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लोकल अथॉरिटी को डाल दिया। बोला साहब कि इनको भी जरूरत नहीं है क्या बनाने की? ई इनवॉइस बनाने की, यानी ई इनवॉइस की प्रोविजन इन पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। मेमोरी टेक्निक भी देख लीजिए हमने वहां पर, हमारी डीपीएस एसआईजी। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। उसके बाद आपके पास आया ई वे बिल रूल नंबर 138 कैपिटल ई। मैंने क्या बोला? टोटल, पहले क्या था? टोटल जीएसटी ब्लॉक हो जाता था, लेकिन अब जीएसटी ब्लॉक होगा सिर्फ आउटवर्ड मूवमेंट के रेस्पेक्ट में। आर वी क्लियर विद दिस? यस सर। उसके बाद फाइनली हम आए रिटर्न चैप्टर के ऊपर। 3 अमेंडमेंट थे। पहला अमेंडमेंट था रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस, और 2 अमेंडमेंट थे उसके बाद में एनुअल रिटर्न के अंदर। टोटल 3 अमेंडमेंट थे। रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस, सीएमपी 08 पे नहीं लगेगा, एनुअल रिटर्न पे नहीं लगेगा। फिर आते हैं एनुअल रिटर्न पे। एनुअल रिटर्न पे 2 अमेंडमेंट। पहला अमेंडमेंट, एनुअल रिटर्न किस किस को नहीं भरना, उसमें 2 नाम ऐड करती है। पहला वही डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, जिसकी ऑडिट सीएंडएजी करेगा, या फिर जो ऑडिटर अपॉइंट होगा लोकल अथॉरिटी के लिए फॉर द टाइम बिंग। और दूसरा क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जिसे कमिश्नर एग्जाम कर देगा नोटिफिकेशन लाकर, इन लोगों को एनुअल रिटर्न नहीं भरना। दूसरा, अब एनुअल रिटर्न के साथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भरना भी जरूरी हो जाता है अगर एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ से ऊपर जाता है। रिकंसिलिएशन किन 2 चीजों के बीच में होगा? तो जो डिटेल्स ऑफ सप्लाईज आपने प्रोवाइड करी है विद द आपकी ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आर वी क्लियर विद दिस? यस सर। और लास्ट में छुट्टू सा जो अमेंडमेंट है वो ये है कि जो ड्यू डेट एनुअल रिटर्न की होती है उसे एक्सटेंड करने की जो पावर कमिश्नर के पास में थी, वो पावर अब कमिश्नर के पास में नहीं है। आर वी क्लियर विद दिस? यस सर। रिवीजन करवाऊंगा, फास्ट ट्रैक भी लाने की प्लानिंग कर रहा हूं ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, जैसे जैसे टाइम मिलेगा आप लोगों के लिए कंटेंट अपलोड करूंगा। मई 2022 के लिए मेरी जितनी भी कोशिश, मतलब सहायता कर सकता हूं आपकी, उतनी मैं अपनी तरफ से पूरी सहायता यानी कि हेल्प करके चलूंगा आपकी। ठीक है, तो लगकर करेंगे, अच्छे से करेंगे, हो जाएगा, डोंट वरी। आप सिर्फ तैयारी करते रहिए। अगर कोई भी क्वेरी आती है, मैं एक बार नहीं हर लेक्चर में बोलता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप जिंदाबाद, वहां पर अपनी क्वेरी डालिए साहब। आपने नहीं ज्वाइन करा है, आप ज्वाइन कर लिए, फिर आपको वहां पता लगेगा कि किस लेवल पे क्वेरीज आती हैं। बड़ा मजा आएगा आपको। जीएसटी का एक्सक्लूसिव ग्रुप है वो, एक्सक्लूसिव ग्रुप है। ठीक है, इतना ही काफी, इतना ही बोल रहा हूँ, एक्सक्लूसिव ग्रुप है। ठीक है, ऐसा ग्रुप नहीं मिलेगा और कहीं आपको। टेलीग्राम पे आना चाहते हो, टेलीग्राम पर आ जाओ, वहां पर भी मैं अपनी फाइल्स अपलोड करता रहता हूँ, नोट्स अपलोड करता रहता हूँ, जो अपडेट्स होती हैं जीएसटी की वो अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा भी अगर आपका पेट नहीं भर रहा है तो मुझे पर्सनल मैसेज डाल दो व्हाट्सएप पे। अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो मैं प्रीफर करता हूँ आप मुझे पर्सनल मैसेज ही डाल दीजिए, आपकी क्वेरी में वहां पर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आया होगा। फटाफट से, अमेंडमेंट छोटे छोटे से थे, बिल्कुल छोटे छोटे से। इस बार कोई बहुत बड़े अमेंडमेंट्स नहीं है, कोई आपकी 5-10 क्लास नहीं लगने वाली अमेंडमेंट की, एक ही क्लास के अंदर अमेंडमेंट यहाँ पर आपके खत्म हो जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? हाँ जी सर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम शायद रिवीजन शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड टेक केयर, बाय। बाय बाय।